बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर का 8वां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक और कोवलेंट सॉलिड्स जो है वो कंपैरिजन का जो है वो स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर दी गई है वो सॉल्युबिलिटी है। आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर के अंदर इजीली जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी हल हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि आयनिक सॉलिड्स में आयंस जो होते हैं वो क्रिस्टल लेटस के ऊपर जुड़े होते हैं। उन्हें पानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इससे ही एक हीट जो है वो खारिज होती है जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा हो तो आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी हल हो जाएगा। लेकिन अगर लेटेस्ट एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रेशन से ज़्यादा हो तो ऐसे आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। इसकी निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें या बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो आम तौर पर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये पानी के अंदर हल नहीं होते क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होना पसंद करते हैं, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, अल्कोहल है, ईथर है। इन कंपाउंड्स के अंदर वो हल होना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक या कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, जिसकी एग्जांपल आप चीनी कह सकते हैं, ग्लूकोज कह सकते हैं या अल्कोहल कह सकते हैं। ये कंपाउंड पानी के अंदर इसलिए हल होते हैं क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डेवलप करते हैं। वरना आमतौर पर क्लियर कट जो है वो रूल मौजूद है कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आयनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स कोवलेंट सॉल्वेंट्स में हल होते हैं या कोवलेंट सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं। तो ये क्लियर जो है वो आइडिया मौजूद है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसका कंपैरिजन करना है वो है डायरेक्शनल करैक्टर। जो आयनिक बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है और रिजिड होता है। इसकी निस्बत जो कोवलेंट बॉन्ड है ये डायरेक्शनल भी होता है और ये कंपैरेटिवली वीक होता है आयनिक कंपाउंड से। और आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आइसोमरिज्म शो नहीं करते। इसकी निस्बत जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन रेट के ऊपर है। आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन बहुत तेज होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आयनिक कंपाउंड्स में आमतौर पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को आप डिज़ोल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में उसे ले आते हैं, तो उसके आयन जो है वो पहले ही एक दूसरे को छोड़ चुके होते हैं। सिर्फ नए बॉन्ड बनने हैं। बॉन्ड टूटने वाली कोई कहानी होती नहीं है क्योंकि बॉन्ड पहले टूट चुका है। लेकिन जो कोवलेंट रिएक्शंस होते हैं इसमें एक तो एटम और मॉलिक्यूलों की मूवमेंट होती है, दूसरा इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है, बॉन्ड मेकिंग भी होती है। इस वजह से कोवलेंट रिएक्शंस जो हैं ये स्लो होते हैं और आयनिक रिएक्शन जो है वो तेज होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी है। आयनिक कंपाउंड्स में आपको पता है केटाइंस और एनाइन बड़ी मजबूती से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। इस वजह से जो हमारी क्रिस्टल लेटस होती है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यही वजह है कि कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी डेंसिटी कोवलेंट कंपाउंड जो है इनकी निस्बत ज़्यादा होती है। अब नीचे चार जो ना टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका चार सॉलिड की टाइप है, इनका तज़किरा किया गया है। हम बारी बारी करते हैं इन पर बातें। जो पहले क्रिस्टल्स हैं उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कंप्लीट जो मॉलिक्यूल हैं वो क्रिस्टल लेटस के कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल आप आयोडीन भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप बर्फ़ की भी ले सकते हैं क्योंकि बर्फ़ की जब क्रिस्टल बनती है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्लीट वो क्रिस्टल लेटस के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इसकी एग्जांपल है क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो इसकी भी क्रिस्टल लेटस बनती है और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टल लेटस का पार्ट बनता है। इस वजह से हम इन्हें मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो आयनिक सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड्स में आप जानते हैं कि क्रिस्टल में केटाइंस और एनाइंस मौजूद होते हैं। मसलन मैं आपके सामने अगर सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरह की बनती है। अब ये जो आपको क्रिस्टल के कॉर्नर नजर आ रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होते।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इन्हीं कॉर्नर पर कंप्लीट मॉलिक्यूल मौजूद होगा, जबकि आयनिक सॉलिड में इन्हीं कॉर्नर्स के ऊपर एक आयन मौजूद होगा, वो केटाइन भी हो सकता है, वो एनाइन भी हो सकता है। और तीसरी टाइप जो है वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर मेटालिक बॉन्ड बनता है। मेटालिक बॉन्ड कुछ इस तरह से डेवलप होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आपकी किताब में दी गई है, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी मेटल के एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और वो केटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए ज़रा, मैं कुछ लिख देता हूँ थोड़े से आपके सामने। ये फर्ज करें सारे मेटल के एटम हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सारे मेटालिक केटाइंस हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन इस पूरी स्ट्रक्चर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस तरह घेर लेते हैं कि हमें ऐसे लगता है जैसे ये केटाइंस किसी इलेक्ट्रॉन के पूल में या तालाब में पड़े हों। इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी इसी को कहते हैं। तो ये मेटालिक बॉन्ड्स हैं। और लास्ट ऑफ जो है टाइप वो है नेटवर्क सॉलिड्स। सॉलिड की जो चौथी किस्म है वो है नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड में जो सॉलिड्स होते हैं ये बड़ी बड़ी क्रिस्टल बनाते हैं, बड़े बड़े जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन ये जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखते हैं ना कि एटमों से एटम जुड़ने शुरू हो जाते हैं और ये बहुत बड़े जॉइंट मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। इनको नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो डायमंड है। डायमंड में जो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन लाखों और करोड़ों टेट्राहेड्रॉन्स आपस में जुड़कर एक जॉइंट मॉलिक्यूल बना देते हैं। मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लिखता हूँ इसकी। ये एक टेट्राहेड्रॉन है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब इसमें से हर कार्बन जो है ना वो आगे टेट्राहेड्रॉन बनाएगी। मतलब ये कार्बन आगे टेट्राहेड्रॉन बनाएगी, इसी तरह ये कार्बन भी आगे टेट्राहेड्रॉन बनाएगी, इसी तरह ये कार्बन भी आगे टेट्राहेड्रॉन बनाएगी और ये कार्बन भी आगे फर्दर जो है वो टेट्राहेड्रॉन को डेवलप करेगी। इस तरह ये लाखों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और ये जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो है ना ये डिस्कशन ये है उसकी नेटवर्क सॉलिड्स की, जो लार्ज नेटवर्क्स बनाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। ये शेप जो है ये टेट्राहेड्रल शेप है। इसके अलावा आपको अगर ग्रेफाइट की शेप देखें तो उसकी शेप जो है वो लेड शेप होती है, यानी एक लेयर में एटम मौजूद है, एक लेयर खाली है, फिर एक लेयर में एटम मौजूद है। और थोड़ी सी उसकी भी बना देता हूँ आपके सामने स्ट्रक्चर। आपको ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरह की नजर आएगी। फिर ये आगे जुड़ी होती है क्रिस्टल से। इसी तरह यहाँ खाली जगह अब आ गई है, इसके नीचे एक और आपको लेयर नजर आएगी। इसी तरह ये आगे जुड़ी होगी। ये आप देख लें। यही वजह है कि जो ग्रेफाइट होती है इसके अंदर आप पैरेलल बिजली गुजारने की कोशिश करें तो वो गुजर जाती है, लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर बिजली गुजारे तो वो नहीं गुजरती। इस प्रॉपर्टी को हम जो है वो एनिसोट्रॉपी कहते हैं। ये टॉपिक आपने आगे एक चैप्टर है सॉलिड, वहाँ पर पढ़ना भी है। तो ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। जो पहले मैंने बताई है वो डायमंड की स्ट्रक्चर थी। दोनों बेसिकली कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में सबसे जो हार्ड चीज़ है वो डायमंड ही है। डायमंड के हार्ड होने की रीज़न ये है कि इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो डी लोकलाइज हो जाते हैं। अगर बिलियंस ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपस में जुड़ी हुई हैं तो बिलियंस ऑफ बॉन्ड्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ जगह रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और एक जान बन जाता है। इनको कहा जाता है जॉइंट नेटवर्क्स या लार्ज नेटवर्क सॉलिड्स, ये इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। और प्रॉपर्टीज देख लें, मैंने आपको हाँ जी, ये आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। आपका जो नेक्स्ट आगे आप MCQs निकाल लें, ये हम कर लेते हैं। पहला MCQ देखें जी ज़रा।
The bond energies of F2, Cl2, Br2 and I2 are 37, 58, 46 and 36 kilocalories respectively. The strongest bond formed is in, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है क्लोरीन की, तो आपने Cl2 पे क्लिक करना है, Cl2 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। The percentage of ionic solid of bond between two atoms is calculated from the difference between their electronegativities. ये बी ऑप्शन है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा क्वेश्चन देखें जी। The geometry of PF5 molecule is, ये है ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। ये आपने AB5 में पढ़ी हुई है वेस्पर थ्योरी में, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। 4 देखें जी, क्वेश्चन 4। sp3 hybridization is important in describing the bonding in CCl4। ये नीचे जो 4 ऑप्शन है इनमें CCl4 जो है इसको ये बेस्ट एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन 5 देखें जी। ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर इज द आयनिक करैक्टर। हाँ जी, यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए, ग्रेटर द आयनिक करैक्टर। डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी और उतना ही आयनिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। HOH बॉन्ड एंगल इज इन वाटर इज 104.5 डिग्री एंड नॉट 109.28 डिग्री बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है वाटर की स्ट्रक्चर, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ाई थी, वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ाई थी। उसमें आपने देखा था कि लोन पेयर चूँकि ज़्यादा जगह लेते हैं, बॉन्ड पेयर थे, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से भी ये बॉन्ड एंगल जो है वो श्रिंक हो गया था। तो ये डिटेल आपने पहले भी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.2 dBi if its bond distance is 1 angstrom, what fraction of electric charge exists on each atom? तो ये आंसर है आपका 25% ऑफ चार्ज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज पाई बॉन्ड की हैं, जो नहीं है वो हमने फाइंड करनी है। देखें जी। पाई बॉन्ड इज फाउंड व्हेन अ सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये तो ठीक है। पाई बॉन्ड आर फाउंड फ्रॉम हाइब्रिड sp ऑर्बिटल, ये भी ठीक है। सॉरी, ये बी ऑप्शन जो ना, पाई बॉन्ड आर फाउंड फ्रॉम हाइब्रिड sp ऑर्बिटल, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनते हैं, हाइब्रिड से नहीं बनते। तो ये जो बी ऑप्शन है यही कैरेक्टरिस्टिक जो है रॉन्ग है पाई बॉन्ड की। आपने रॉन्ग ऑप्शन ही फाइंड करना था, वो आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 9 देखें जी। इन द फॉर्मेशन ऑफ N2+ फ्रॉम N2 द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, अगर आपने देखना है कि नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो आप कहाँ से निकालेंगे, तो आपको इसकी तस्वीर जो है वो सामने लानी पड़ेगी। मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देता हूँ नाइट्रोजन की, और आपको अभी पता चल जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा। N2 की हम तस्वीर बना लेते हैं और फिर N+ की हम देख लेते हैं क्या है। N2 की तस्वीर आपको याद होगा, मैंने पहले भी बनाई है, दोबारा बनने जा रही है। ये देखें जी, ये 2px, 2py और 2pz, 2px, 2py और 2pz। ये है पाई 2py, पाई 2pz, ये है सिग्मा 2px और ये है पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px। अब इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं, नीचे से आप फिल करेंगे। ये N2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, और आपके ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि N2 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो कहाँ से निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन भाई सिग्मा 2px से निकलेगा, यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ये आपका ऑप्शन मैं बताता हूँ कौन सा करेक्ट है। ये आपका ऑप्शन है सिग्मा px, ये ऑप्शन ए जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है, सिग्मा px। अब क्वेश्चन 10 देखें जी।
According to Vesper theory, the most probable shape of molecule having 4 electron pair around the central metal atom is, ये आपने पढ़ा हुई है, टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल की जगह टेट्रागोनल लिखा हुआ है, तो ये टेट्राहेड्रल का ही नाम है, तो आप टेट्रागोनल पर टिक करेंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए हैं, बाकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू।